हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन। तो 20 दिन 20 मैराथन की आज है हमारी क्लास 3। ठीक है। और आई होप आपने पिछली दोनों क्लासेस देख ली होंगी और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा और आपको लगा होगा कि हाँ, क्वालिटी कंटेंट जो है आपको मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बढ़िया चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है और चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो, मोटिवेशन जारी रहेगा। ठीक है, बहुत मेहनत की जाती है आपकी क्लास के पीछे, तो कम से कम मोटिवेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर दिया करो। आओ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे आपने पिछले क्लास में किया था कि आप पहले पॉज कर लोगे, मैं ऐसे साइड में रहूंगा, आप पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करोगे, कॉपी में आंसर्स लिखोगे और लास्ट में आप मुझे बता के जाओगे कि आपके कितने ठीक थे। ठीक है भाई, इससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, आ जाओ। आज का पहला क्वेश्चन आप पॉज करके कर लिया करो, जैसे मैं साइड हूं पॉज करके कर लिया करो। ठीक है, चलो। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर मतलब आप एक हॉर्स को मतलब पानी तक लेके जा सकते हो, पानी तक लेके जा सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। बेसिकली एक ना ये कहावत एक तरह की, जैसे आप बोलते हो ना कि भाई देख, मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूँ पढ़ने का, लेकिन मैं तेरे को जबरदस्ती तो पढ़ा नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं ना हम कई बार कि भाई मैं तेरे को रास्ता दिखा सकता हूँ लेकिन वो काम मैं तुझसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। ऐसे यहाँ पर बोला जा रहा है। ये इसके पीछे एक छुपा हुआ अर्थ ये है कि आप घोड़े को भैया पानी तक लेके तो जा सकते हो, इतना आप कर सकते हो, आप उसको जबरदस्ती पिला थोड़ी दोगे। तो ये है, यहाँ पर आपको निकालनी है एरर की। इस पूरे सेंटेंस के अंदर कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर एक एरर आपको दिखाई दे रहा है। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर, आप एक हॉर्स को वाटर तक लेके जा सकते हैं, बट लेकिन यू कैन नॉट, लेकिन आप नहीं कर सकते क्या, मेक इट टू ड्रिंक। ये जो मेक है, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं पॉजिटिव वर्ब का। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है भाई, व्हाट इज पॉजिटिव वर्ब। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया होगा। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव वर्ब का नहीं पता कॉन्सेप्ट तो आपसे ये नहीं हुआ होगा भाई। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, मेनली 3 तरह के पॉजिटिव वर्ब हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर के अंदर, मेक, गेट और हैव। ठीक है, मेक, गेट और हैव। पहले तो आप ये समझो कि पॉजिटिव वर्ब ये तीनों हैं, और पॉजिटिव वर्ब होता क्या है, कब यूज किया जाता है। जैसे कई बार होता है कि काम को आप खुद से करते हो, और कई बार आप ऐसा होता है कि जब एक सब्जेक्ट काम को खुद ना करके बल्कि किसी से करवाता है, यानी कि वो किसी के द्वारा किए गए काम का क्या बनता है, कारण बनता है। क्या बोला मैंने, खुद ना करके किसी के द्वारा किए गए काम का कारण बनता है या किसी से काम करवाता है, ऐसे कह लो आप। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं कपड़े धो रहा हूं, मैं कपड़े धो रहा हूं, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि काम को मैं कर रहा हूं, तो यहां पर पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं कपड़े धुलवा रहा हूं, अब मैंने क्या बोला, धुलवा रहा हूं, तो अगर मैं बोल रहा हूं धुलवा रहा हूं, इसका मतलब आप समझ गए कि मैं वो काम खुद से नहीं कर रहा, हालांकि मैं किसी और से करवा रहा हूं, मैं भी उसके अंदर इन्वॉल्व हूं कहीं ना कहीं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं किसी से करवा रहा हूं। यानी कि काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो अलग है, मैं भी सब्जेक्ट हूं लेकिन मैं करवाने वाला हूं, और जो कर रहा है वो करने वाला है, करने वाला सब्जेक्ट वो है। तो 2 तरह के सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं भाई। ठीक है, तो पॉजिटिव लगाते हैं कब, जब एक सब्जेक्ट काम ना करके बल्कि दूसरे से उस काम को करवाता है। जैसे मैंने बोला ना कि मैं, अगर मैं बोलूं कि मैं कपड़े धो रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम वॉशिंग, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, कि मैं अपने कपड़े धो रहा हूं। तो यहां पर मैंने सीधा बोला आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, यहां पर मैंने कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं लगाया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर ये बोलता आई एम मेकिंग हर, आई एम मेकिंग हर वॉश माई क्लोथ्स, अब यहां पर देखो थोड़ा सा नीचे वाले से अलग है ये, आई एम मेकिंग हर वॉश माई क्लोथ्स। यहां पर मैंने मेक का इस्तेमाल किया है, पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, आई एम मेकिंग हर मतलब मैं उससे करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, धुलाई करवा रहा हूं, मैं उससे करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, धुलाई करवा रहा हूं, क्या धुलवा रहा हूं, अपने कपड़े धुलवा रहा हूं। यानी कि इसके अंदर काम करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि काम करने वाली कौन है, वो लड़की है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव हम तब लगाते हैं जब हमें खुद काम ना करके किसी से काम को करवाना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। मेक भी पॉजिटिव वर्ब का काम करता है, गेट भी पॉजिटिव वर्ब का काम करता है, हैव भी पॉजिटिव वर्ब का काम करता है। आप कहीं जा रहे हो, आपके दोस्त ने पूछा भाई कहाँ जा रहा हो, तो आप क्या बोलते हो, बाल कटवाने। अगर आप ये बोल दोगे बाल काटने मतलब आप काम को खुद करोगे, है ना, लेकिन आप क्या बोलते हो, बाल कटवाने, यानी कि वो जो काटने का काम वहां पर हो रहा है वो आप नहीं करोगे बल्कि आप किसी से करवाओगे, कोई आपके बाल काटेगा, तो वहां पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वहां पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये तीनों पॉजिटिव है। इनके बारे में एक चीज ध्यान रखना कि मेक के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। अगर मेक को आप एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज करते हो, जैसे यहाँ पर मैंने मेक को
पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज किया है। अगर मैं ऐसे लिख देता आई एम मेकिंग केक, आई एम मेकिंग अ केक, आई एम मेकिंग अ केक, मैं एक केक बना रहा हूं। क्या ये जो मेक है, क्या ये पॉजिटिव वर्ब है? क्या ये जो मेक है पॉजिटिव वर्ब है? नहीं है। ध्यान रखना, मेक यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेक का मतलब है बनाना। आप किसी और से कुछ बनवा नहीं रहे, किसी और से कुछ करवा नहीं रहे। जब मेक पॉजिटिव वर्ब होगा तो मेक का मतलब क्या होगा? करवाना। और मेक अपने आप में एक डायरेक्ट वर्ब भी तो होता है, मेन वर्ब, तो इसका मतलब हो जाता है बनाना। क्या हो जाता है? बनाना। यानी कि आई एम मेकिंग अ केक, मतलब मैं केक बना रहा हूं। यहां पर मैं कोई काम किसी से करवा नहीं रहा हूं, बल्कि काम को मैं कर रहा हूं। और मैं क्या काम कर रहा हूं? बनाने का। तो जब मेक अपने आप में एक मेन वर्ब हो, पॉजिटिव ना हो, अपने आप में एक मेन वर्ब हो, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? बनाना। क्या हो जाता है? बनाना। तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव कहाँ पर है? यहाँ पर है। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक सब्जेक्ट है और मेक के बाद दूसरा सब्जेक्ट है, तो मतलब समझ जाना कि वो पॉजिटिव का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्योंकि भाई आई एम मेकिंग हर, अब इस मेकिंग का मतलब बनाना तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि मैं उसे बना रहा हूं। अगर इसका मतलब हो जाएगा बनाना, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये काम को रिसीव कर रहा होगा, यानी कि मैं उसे बना रहा हूं। मैं इंसान को कैसे बना सकता हूं? पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो अगर मेक एक पॉजिटिव वर्ब का काम करेगा तो मेक के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कई बार दे दिया जाता है, कई बार आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया जाता है, जो कि गलत होता है। ठीक है, और कई बार आपको V1 प्लस ING दे दिया जाता है, और ये भी क्या होता है? ये भी आपका गलत होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, गेट अगर पॉजिटिव वर्ब का काम करेगा तो गेट के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हैव पॉजिटिव वर्ब का काम करेगा तो हैव के बाद भी क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे भाई मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अगर मैं बोलूं शी गॉट अरेस्टेड लास्ट नाइट, शी गॉट अरेस्टेड लास्ट नाइट, और एक मैंने बोला शी गॉट गुड मार्क्स, शी गॉट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इन द टेस्ट। यहां पर मैंने दो एग्जांपल दिए आपको, यहां पर मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं। यहां पर भी लिखा है गॉट और यहां पर भी लिखा है गॉट, है तो ये गेट की ही फॉर्म ना। गेट गॉट गॉटन, गेट गॉट गॉट, है तो गेट की ही फॉर्म। अब आपको मुझे ये बताना है, ठीक है, अच्छे से देख लो, आपको मुझे ये बताना है भाई कि कौन सा एग्जाम्पल जो है, नीचे देखो गॉट वाला, कौन सा एग्जाम्पल जो है उसमें गॉट जो है आपका पॉजिटिव है और किसमें गॉट आपका जो है मेन वर्ब है। क्योंकि गेट आपका मेन वर्ब का भी काम करता है, गेट का मतलब प्राप्त करना या पाना भी होता है ना। अगर गेट का मतलब, अगर गेट एक पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग भी क्या होगा? वही करवाना। इसका मीनिंग भी क्या होगा? करवाना। ठीक है, लेकिन अगर गेट एक मेन वर्ब है, गेट अगर एक मेन वर्ब है तो उसकी हिंदी क्या होती है? प्राप्त करना। हिंदी क्या होती है? प्राप्त करना। शी गॉट अरेस्टेड लास्ट नाइट, उसे अरेस्ट प्राप्त हुआ कल रात, उसे अरेस्ट प्राप्त हुआ कल रात। क्या यहां पर गॉट का मतलब प्राप्त करना है? नहीं है। यहां पर क्या मतलब है? शी गॉट अरेस्टेड, मतलब उसको अरेस्ट किया गया, यानी कि काम को इसने नहीं किया है, काम को इसने किया नहीं है। ये जो शी है यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, इसने काम को किया नहीं है, बल्कि इसके ऊपर काम हुआ है, इसके ऊपर काम हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये गॉट जो है यहां पर किसका काम कर रहा है? पॉजिटिव का काम कर रहा है। ये गेट जो है इसके काम को नहीं दिखा रहा। अगर ये गेट इसके काम को दिखा रहा होता तो ये मेन वर्ब होता, लेकिन ये जो गेट है इसके काम को नहीं दिखा रहा, तो ये पॉजिटिव है। क्या है? ये पॉजिटिव है। ठीक है भाई, और ये जो नीचे वाला लिखा है मैंने शी गॉट, मतलब उसे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? गुड मार्क्स। यानी कि ये जो गॉट है वो इसी के काम को दिखा रहा है, वो शी के ही काम को दिखा रहा है कि प्राप्त किसको हुआ? इसी को प्राप्त हुआ। भाई समझ में आ रहा है? तो नीचे वाला जो गॉट है वो आपका मेन वर्ब है, और ऊपर वाला जो गॉट है वो आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है भाई, और नीचे वाला जो आपका क्या है? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का एग्जांपल है ये आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बताया, जब पॉजिटिव आप लगाते हो, ठीक है, गेट या हैव, गेट या हैव, नोट करते रहना आप साथ साथ में। जब आप गेट या हैव को पॉजिटिव की तरह यूज करते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? हाँ कि ना? ऐसी हैव के बाद भी क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के बाद भी क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया भाई? पॉजिटिव का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये तीन वर्ब्स आपको याद रखने हैं, मेक, गेट और हैव, मेक, गेट और हैव। ठीक है, समझ में आ गया? ये तीनों पॉजिटिव है और तीनों अपने आप, ये दोनों अपने आप में मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ये भी अपने आप में एक वर्ब का भी काम करता है। हाँ कि ना? जैसे आई हैव अ कार, तो अपने आप में यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है आई हैव अ कार, तो अपने आप में मेन वर्ब का भी काम करते हैं तीनों,
और कॉजेटिव का भी काम करते हैं। अगर कॉजेटिव का काम करेंगे तो हिंदी क्या हो जाएगी, करवाना, ठीक है, यानी कि एक बंदा दूसरे से कुछ करवा रहा है। अगर ये मेन वर्ब का काम करेंगे तो मेक का मतलब होता है बनाना, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, और हैज और हैव का मतलब होता है पास में कुछ होना, पास में कुछ होना, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव का काम कर रहे हैं तो मेक के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको पूरा पॉजिटिव समझा दिया, ठीक है। अब आगे से आप कभी भी पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसको भूलना नहीं, उसको याद रखना। अब जरा यहाँ देखो, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर, आप एक हॉर्स को वाटर तक लेके जा सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक। अब यहां पर आपके पास दो चीजें हैं, या तो मेक पॉजिटिव होगा या तो मेक एक मेन वर्ब होगा। कैसे पहचान करोगे? अगर मेक को आप मेन वर्ब मानते हो तो मेक की हिंदी क्या हो जाएगी, बनाना। मेक की हिंदी क्या हो जाएगी, बनाना। यू कैन नॉट मेक इट, आप इसे नहीं बना सकते। किसे नहीं बना सकते? ये इट किसके लिए लगा है, हॉर्स के लिए लगा है। आप घोड़े को नहीं बना सकते, आप घोड़े को नहीं बना सकते, या आप घोड़े से कुछ नहीं करवा सकते। यहां पर घोड़े से पर्टिकुलर कोई काम करवाने की बात की गई है। क्या नहीं करवा सकते? उसे पानी नहीं पिला सकते। मतलब आप उसे वाटर तक लेके तो जा सकते हो, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। यानी कि यहाँ पर घोड़े से कुछ करवाने की बात हो रही है, यहाँ पर घोड़े को बनाने की बात नहीं हो रही है। कोई इंसान घोड़े को कैसे बना सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, जो मेक है ये पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव वर्ब है। और पॉजिटिव वर्ब जब मेक होता है तो मैंने क्या बताया, इसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जबकि यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, जो कि गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मेक, गेट और हैव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कब ये पॉजिटिव होता है, कब ये मेन वर्ब होता है, और जब पॉजिटिव होगा तो कौन सी वर्ब आएगा, और मेन वर्ब होगा तो अपने आप में मेन वर्ब का ही काम करेगा। फिर तो ये जब ये मेन वर्ब है, अब जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, अगर ये मेन वर्ब है, अगर मेक एक मेन वर्ब है और मेक के बाद आप एक दूसरा मेन वर्ब लगाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है वहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जब भी आप दो मेन वर्ब को जोड़ते हो तो हमेशा टू से जोड़ते हो। ऐसे देखो, जब भी आप दो मेन वर्ब को जोड़ते हो तो हमेशा आप टू से जोड़ते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप दो मेन वर्ब को जोड़ते हो तो टू से जोड़ते हो, ठीक है। आया समझ में? आगे आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर। एरर बताना आपको किसमें, ये रहा। वन मस्ट डू हिज या हर ड्यूटी प्रॉपरली। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस दिया है आपको, वन मस्ट डू हिज या हर ड्यूटी प्रॉपरली। आपको बताना कि क्या ये सेंटेंस ठीक है। देखो ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि चारों में से एक इसको इंप्रूव करेगा, मतलब ये गलत है कहीं ना कहीं। गलती पहचान लोगे। सबसे पहली गलती देखो, प्रॉपरली की स्पेलिंग PROPER आता है, PER। तो देखो यहाँ पर PER दे रखा है, प्रॉपरली दे रखा है, यहाँ पर भी ठीक दे रखा है, प्रॉपरली, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत है, देखो PRLY दे रखा है जबकि PER होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और ये भी ए वाला दे रखा है, ये भी वैसे ही गलत हो गया। आपके पास दो ऑप्शन बचे, ठीक है। अब जब आपका सब्जेक्ट होता है वन, क्या होता है, वन, ठीक है। तो वन का जो पॉजेसिव केस बनता है, क्या बनता है, पॉजेसिव केस। वन का पॉजेसिव केस बनता है वंस, क्या बनता है, वंस, ठीक है। वन का पॉजेसिव केस क्या बनता है, वंस। और वन का जो आपका रिफ्लेक्सिव केस बनता है, क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव केस। वन का रिफ्लेक्सिव केस क्या बनता है, वन सेल्फ, क्या बनता है, वन सेल्फ, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो इसका पॉजेसिव केस क्या बनता है, वंस, और इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या बनता है, वन सेल्फ। अब देखो, वन का यहाँ पर जो पॉजेसिव केस दे रखा है हमें, हिज और हर दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि वन का जो पॉजेसिव बनता है वो वंस बनता है। तो किस में दे रखा है, वंस, यहाँ पर दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही बताना है आपको, ये वाला सही है, ये गलत है। अपोस्ट्रोफे नहीं आता, वंस ऐसे लिखते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, याद रखोगे। इट इज टाइम, इट इज टाइम, ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, इसको याद रखना। देखो, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। यहां से लिखो इसको, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद एक आपका सब्जेक्ट होगा, और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यह लिख दूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर इट इज टाइम
या इट इज हाई टाइम के साथ अगर आपको टू दे दिया जाए तो उसके बाद V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। ठीक है भाई, फर्क दिख रहा है? अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद अगर एक सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे उसके बाद। ठीक है, लेकिन अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद अगर टू आ जाए तो टू के बाद तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चेक कर लो यहाँ पर क्या, इट इज टाइम समवन, तो ये समवन क्या है? ये समवन आपका सब्जेक्ट है, टू तो नहीं है ना, ये टू तो नहीं है ना मेरे भाई, ये समवन जो है आपका ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया, अगर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट आ जाए तो क्या लगाते हैं? डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर टेक्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? टुक। यहाँ पर क्या आएगा? टुक। ठीक है, टुक क्या मतलब होता है? कि मतलब यही सही समय है या यही समय है, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, ऑल क्लियर? आगे देखो क्या बताना है इसमें आपको, एरर किस में है? तो एरर किस वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में। इट इज टाइम समवन टेक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? इट इज टाइम समवन टुक, समवन टुक। आगे देखो, द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब खाना जो है उतना अच्छा नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। देखो भाई, एज और सो एज का कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, एज के साथ में यहाँ पर एक आता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, उसके बाद दोबारा आता है एज। ठीक है, ये आता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में आ सकता है ये। ठीक है, और एक होता है आपका सो, सो के साथ में यही आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, के साथ में होता है एज। ये केवल आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें आता है? नेगेटिव सेंटेंस में। ध्यान से समझो, बहुत आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझो भाई। देखो, एज के साथ में एज का जो पेयर बनता है, इसके बीच में जो एडजेक्टिव आता है वो एडजेक्टिव आता है आपका पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या होता है? यहाँ पर लिख लो पॉजिटिव डिग्री, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इस POS का मतलब है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 डिग्रीज मैंने यूज किया अलग अलग। तो गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। बेटर क्या है? कंपैरेटिव है। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। ऐसे मैं बोलूँ हाई, हायर, हाईएस्ट, तो हाई क्या है? पॉजिटिव है। हायर क्या है? कंपैरेटिव है। हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। ये आप जानते होंगे, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, इतना कम समय बचा है, तो इतना आप जानते होंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर एक एडजेक्टिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सो और एज के बीच में अगर एक एडजेक्टिव आ रहा है तो वो भी आपका पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। एज जो है ये हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में लगा सकते हैं, लेकिन जो सो एज है ये केवल हम नेगेटिव में लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव में आप दोनों लगा सकते हो। नेगेटिव में आप एज भी लगा सकते हो, सो एज भी लगा सकते हो, लेकिन पॉजिटिव में केवल एज। यहाँ पर सेंटेंस जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव में मैंने क्या बताया? दोनों लगा सकते हो, एज सो एज दोनों लगा सकते हो, लगा हुआ है। अब इनके बीच में आप चेक कर लो, इनके बीच में आप चेक कर लो कि जो एडजेक्टिव है क्या वो पॉजिटिव डिग्री का है? बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री का है, डिलीशियस। अगर इसको मैं बोलता मोर डिलीशियस या मोस्ट डिलीशियस तो गलत हो जाता, क्योंकि वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाता। तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या है? नो एरर। यहाँ पर क्या है? नो एरर। अब इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों का जो मतलब होता है ना, वो दोनों का मतलब क्या होता है? इक्वल। इसको हम कब यूज करते हैं? जब हम दो चीजों को इक्वल या तो दिखाते हैं, इक्वल या तो नहीं दिखाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव है तो हम इक्वल दिखा रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ राम इज एज गुड एज श्याम, यानी कि राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम, यानी कि दोनों को इक्वल बता रहा हूं, कम ज्यादा किसी को नहीं बता रहा। अगर मैं बोलूं राम इज नॉट सो गुड एज श्याम, मतलब राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, यानी कि यहां पर दोनों को मैं बराबर नहीं दिखा रहा। मतलब बात कहीं ना कहीं इक्वल होने या ना होने की जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसलिए ध्यान रखना, एक चीज बता रहा हूं, इक्वली इज नॉट यूज्ड विद एज एंड सो एज। ये चीज ध्यान रखना भाई, एज और सो एज के साथ में कभी भी इक्वली शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए कि ही इज इक्वली एज गुड एज हिज ब्रदर, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? ग्रामेटिकली सेंटेंस जो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन पता लग रहा है? क्योंकि जब मैंने एज और एज लगा दिया तो मुझे पता चल गया कि इक्वल होने की बात कर रहा हूं, तो अलग से इक्वली लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आगे आ सकता है। मैं इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हुआ चल रहा हूं, ताकि
आगे अगर इस कॉन्सेप्ट से दूसरा कोई क्वेश्चन आए तो आपको डाउट ना हो कोई, या फिर आपको सोचना ना पड़े ज्यादा कुछ, ठीक है ना। आराम आराम से चीजों को समझते हुए चलो। ये सारी वो चीजें डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, सब इंपॉर्टेंट अपने आप में इसमें, ठीक है भाई। नन देन यू, नन देन यू, नन देन यू क्या होता है, नन देन यू, नन देन क्या होता है, नन देन यू, ये देन तो कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, जैसे ही स्मार्टर देन हिज ब्रदर या आई एम स्मार्टर देन यू, है ना। तो हम जो देन यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए करते हैं। यहाँ पर किसको कंपेयर किया जा रहा है, नन देन यू। नन देन यू क्या होता है, हम डायरेक्ट दो लोगों को कैसे कंपेयर कर देंगे, कि ऐसे कैसे बोल देंगे आई देन यू या आई देन ही। भाई कंपेयर करने के लिए कुछ क्वालिटी कुछ तो यूज करो, डायरेक्ट दो लोग को थोड़ी बोल दोगे आई देन यू, ही देन शी, ये गलत हो जाता है। तो नन देन यू कुछ नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम में से कोई भी इस सक्सेस का, इस प्रोजेक्ट के सक्सेस का जो क्रेडिट है वो डिजर्व नहीं करता। ये हो सकता है कि नन देन यू, यानी कि नन ऑफ यू, ये हो सकता है। नन देन यू यहाँ पर गलत है, नन देन यू इसका कोई मतलब ही नहीं है। नन देन यू यहाँ पर क्या है, गलत है। इसकी जगह पर ये हो सकता है नन ऑफ यू, क्या हो सकता है, नन ऑफ यू, नन ऑफ यू, यानी कि तुम में से कोई नहीं। इसकी हिंदी क्या बनी, तुम में से कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं, ये आ सकता है यहाँ पर। अगर आपको लगाना हो कि भाई क्या लगाएं, तो क्या आ जाएगा, नन ऑफ यू, नन ऑफ यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। नन ऑफ यू डिजर्व क्रेडिट, तो आपको बताना है कि एरर किस में है, नन देन यू इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। इसके हिसाब से अच्छा इसमें एक और एरर है भाई, फिर तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। नन ऑफ यू डिजर्व्स, यहाँ पर डिजर्व्स आना चाहिए, फिर तो यहाँ पर आना चाहिए डिजर्व्स, क्योंकि जब भी हम नन के बाद में ऑफ लगाते हैं, ऑफ के बाद में अगर आप एक नाउन लगाते हो, ठीक है, या प्रोनाउन लगाते हो, तो वो होना चाहिए आपका प्लूरल। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्लास 1 के अंदर उसका ईच एवरी वाले का शायद मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, है ना, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। और आपका जो वर्ब आ जाएगा, ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ये आपका जो एडजेक्टिव आ जाएगा, ये सारा का सारा आपका सिंगुलर होना चाहिए भाई, ये सारा का सारा आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप करते हो नन ऑफ यू, नन ऑफ यू, नन ऑफ यू डिजर्व्स क्रेडिट, तो यहाँ पर डिजर्व्स आना चाहिए, नन ऑफ यू डिजर्व्स क्रेडिट। तो यहाँ पर एक और गड़बड़ है, अब या तो ये हमारे टाइप करने वाले ने गलत टाइप किया है, या फिर ये क्वेश्चन ही ऐसा आया होगा, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे एक बार, क्योंकि इस हिसाब से इसमें दो एरर है। यहाँ पर डिजर्व्स आना चाहिए, नन ऑफ यू डिजर्व्स क्रेडिट। इसको मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ क्वेश्चन को, एक सेकंड मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ भाई। भाई ये क्वेश्चन ठीक टाइप हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने चेक किया, क्वेश्चन ठीक टाइप हुआ है। अगर ये क्वेश्चन ठीक है, यानी कि देखो अगर इसमें आप, क्योंकि वैसे इसमें दो एरर निकल जाएगा, अगर यहाँ पर नन के बाद ऑफ लगा देते हो, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर दो एरर निकल जाएगा। एक तो एरर इसमें हो जाएगा, इसमें तो है ही एरर, वो तो फिक्स है ना। और दूसरा एरर क्या हो जाएगा कि डिजर्व का डिजर्व्स आपको करना पड़ेगा, तो दो एरर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, कुछ ऐसा यहाँ पर लगा दोगे, नन के बाद ऑफ ना लगाकर कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि भाई वहाँ पर जो डिजर्व हो वो ठीक हो, वहाँ पर जो डिजर्व हो वो क्या हो, ठीक हो। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, नन देन की जगह पर क्या लगा दोगे, नन बट। यहाँ पर नन देन की जगह पर क्या लगा दोगे, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा सकते हो, नन बट, नन बट, ठीक है। अब आप कर दोगे नन बट यू, क्या कर दोगे, नन बट यू। नन बट यू का मतलब क्या हुआ, नन बट यू का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, नन बट यू डिजर्व। अब देखो यानी कि ये जो डिजर्व है ना, ये किसको फॉलो कर रहा है, यू को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, यू को। और यू आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो आपका वर्ब आता है वो भी क्या आता है, प्लूरल, यानी कि यहाँ पर डिजर्व जो है बिल्कुल ठीक है। समझ में आया। देखो मैंने क्या बोला, आप इस देन की जगह पर ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन देन की जगह पर अगर ऑफ कर दोगे तो आपको इस वाले वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा, जो कि प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब आपका सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पर डिजर्व का डिजर्व्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा। अगर पूरा ऑप्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ऑप्शन दिया होता तो मैं उसी को टिक कर देता कि भाई इसमें भी गड़बड़ है और इसमें भी गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये वाला, ठीक है, और इसको अलग से दे रखा है। अब मैं दो में तो मैं आंसर लगा नहीं सकता, दो को तो मैं टिक कर नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑफ की जगह पर मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या लगा दूंगा, नन बट। क्या लगा दूंगा, नन बट यू, मतलब तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, यानी कि सिर्फ तुम, नन बट यू डिजर्व, सिर्फ तुम डिजर्व करते हो, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आया समझ में, क्लियर हो गया भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जहां पर थोड़ा सा आपको लगे कि यार यहाँ पर तो दो एरर है।
अब मैं क्या करूं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि 2 एरर अगर है तो इसका मतलब जो आप सोच रहे हो वो आंसर ना होकर कुछ और उसका आंसर है, कुछ और वहां पे चेंज करना है, ठीक है। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। फेयर मतलब होता है मेला। होल्ड माई हैंड लेस्ट, अब देखो लेस्ट दे रखा है यहाँ पर। लेस्ट का क्या मतलब होता है भाई? लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। अब इसमें ना आ रहा है तो आप ये समझ गए कि लेस्ट के साथ में कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। लेस्ट के साथ में कभी भी नो या नॉट का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव है, अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। और दूसरी चीज याद रखनी है लेस्ट के बारे में कि लेस्ट के बाद या तो हमेशा शुड के साथ वी वन लगाओ भाई, ठीक है, या तो आप क्या लगाओ, लेस्ट के साथ आप क्या लगाओ, लेस्ट के साथ डायरेक्ट आप वी वन लगाओ, बेयर इन्फिनेटिव। क्या लगाओ? वी वन, जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। ये चीज आप याद रखो। अब यहां पर देखो लेस्ट यू शुड, शुड के साथ में वी वन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, शुड के साथ में वी वन दे रखा है, लेकिन गड़बड़ क्या है, गड़बड़ इस नॉट में है। मैंने क्या बताया, नॉट नहीं आएगा, अपने आप में नेगेटिव है। तो गड़बड़ किस में है, इसी वाले पार्ट में, लेस्ट यू शुड नॉट, नॉट नहीं आएगा, ठीक है। अगला आ जाओ, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करूंगा, वाइल द टाइम कम्स, जब समय आएगा, जब समय आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करूंगा। यहां पर देखो, यहां पर किसकी बात की जा रही है, कंडीशन की बात की जा रही है। ये कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है आपके सामने, यानी कि यहां पर एक कंडीशन रखी जा रही है कि भाई जब समय आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक्सेप्ट करूंगा। कंडीशनल सेंटेंस है, एक काम का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, 101 वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, कंडीशनल वाली क्लास में बताया था। नहीं बताया तो आपको नहीं पता तो समझ लो कि जब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड कर रहा होता है ना, तो उस पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। तो देखो कंडीशनल में 2 क्लॉज होते हैं, एक आपका होता है इफ क्लॉज, एक आपका होता है मेन क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। जिस क्लॉज के अंदर कंडीशन रखी जाती है उसे हम इफ क्लॉज कहते हैं, और जो बचा हुआ क्लॉज होता है उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज। अब देखो यहां पर कंडीशन रखी जा रही है कि भाई जब समय आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लूंगा, जब समय आएगा। यानी कि ये आपका इफ क्लॉज है, ये आपका क्या है, इफ क्लॉज है, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन रखी जा रही है और इसके अंदर वो बात बताई जा रही है कि भैया अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये आपका मेन क्लॉज है, ये आपका क्या है, मेन क्लॉज है। एरर हालांकि इसमें से नहीं है, एरर कुछ और अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको देखना होता है कि अगर आपका इफ क्लॉज किस टेंस में हो तो आपका मेन क्लॉज किस टेंस में होगा। 3 बहुत अच्छे इसके वो हैं, क्लॉज के मतलब एग्जांपल्स हैं, आपको उसको याद रखना है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि इधर लिखता हूं मैं इफ क्लॉज और इधर मैं लिखता हूं मेन क्लॉज, ठीक है। क्लॉज वाला आया है इसलिए मैं आपको समझा देता हूं, ये 3 मेन है इसलिए आपको याद रखना है। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंस में बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन यहां पर 3 जो है आपको याद रखना है। अगर आपका इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन रहा है, किसमें बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, या फिर मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस, उसके साथ में एस वर्ब के साथ में, ठीक है। अगर आपका इफ क्लॉज इससे बनता है तो आपका मेन क्लॉज कैसे बनता है, आपका मेन क्लॉज बनता है विल शैल के साथ वी1, विल शैल के साथ वी1, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, याद रख लोगे। अगर आपका इफ क्लॉज सिंपल पास्ट से बन रहा है, किससे बन रहा है, सिंपल पास्ट या मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में V2 होता है, सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपका जो मेन क्लॉज बनेगा वो कैसे बनेगा, वो आपका बनेगा वुड के साथ V1, वुड के साथ V1। अब यहाँ पर विल शैल ना आकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। और तीसरा होता है अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट से बन रहा है, किससे बन रहा है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में हैड और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका जो मेन क्लॉज बनेगा वो कैसे बनेगा, वो आपका बनेगा वुड के साथ हैव, वुड के साथ क्या होगा, हैव, और हैव के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 याद रख लिया अगर आपने तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये 3 मेन कंडीशनल के क्लॉजेस के वो हैं, एग्जांपल्स हैं, याद रखना। अगर आपका इफ क्लॉज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस से बन रहा है तो आपका मेन क्लॉज बनेगा इससे, ठीक है, विल शैल के साथ V1। अगर आपका इफ क्लॉज सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म से बन रहा है ना, तो आपका जो मेन क्लॉज है वो कैसे बनेगा, वुड के साथ V1 से बनेगा। और अगर आपका इफ क्लॉज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 से बन रहा है तो आपका मेन क्लॉज कैसे बनेगा, वुड के साथ हैव के साथ V3। इफ क्लॉज किससे बन रहा है भाई, यहाँ पर जो इफ क्लॉज है वो देखो V1 प्लस एस, V1 प्लस एस
है कि नहीं है? देखो ढंग से, है कि नहीं? तो आपका मेन क्लॉज किससे बनना चाहिए? विल शैल के साथ V1। देखो विल शैल के साथ V1, ये विल और ये V1। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें कोई एरर नहीं है क्लॉज वाले सेक्शन में, ये यहाँ पर ठीक है। मैंने समझाया इसीलिए है क्योंकि आगे भी आ सकता है ये, तो आपको याद रखना है कि अगर इफ क्लॉज इसमें बनेगा तो मेन क्लॉज इसमें बनेगा, ऐसे आपको याद रखना है ये। यहाँ पर गड़बड़ क्या है? यहाँ पर गड़बड़ है वाइल का। देखो वाइल हम कब लगाते हैं? वाइल हम लगाते हैं जब हम किसी काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहे होते हैं। वाइल जो है ना कहीं हम काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई वॉज मेकिंग टी, आई वॉज मेकिंग टी वाइल ही वॉज कुकिंग, वाइल ही वॉज कुकिंग, वाइल ही वॉज कुकिंग, मतलब जिस दौरान वो खाना बना रहा था, जिस दौरान वो खाना बना रहा था उस दौरान मैं क्या कर रहा था? आई वॉज मेकिंग टी, आई वॉज मेकिंग टी। तो जो दौरान जो है ना, ये जो वाइल है, वाइल का मतलब क्या होता है? के दौरान। वाइल का मतलब क्या होता है? के दौरान, के दौरान, यानी कि कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। लेकिन मुझे यहां पर क्या बोलना है कि जब समय आएगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मुझे जब वाला टोन चाहिए, मुझे किसी पर्टिकुलर एक टाइम का जो पॉइंट है वो दिखाना है कि जब समय आएगा। तो जब के लिए क्या यूज करते हैं? जब के लिए यूज करते हैं व्हेन। क्या यूज करते हैं? व्हेन। तो यहाँ पर वाइल की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर वाइल की जगह पर आ जाएगा व्हेन। ये यहाँ पर एरर है। वाइल हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए, और व्हेन हम लगाते हैं किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट को जब हमें शो करना होता है टाइम को। यानी कि तुम्हें याद है जब मैं वहां गया था, जब मैं तुम्हारे पास आया था, तो जब के सेंस में व्हेन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? व्हेन। तो एरर किस वाले पार्ट में है? एरर आपका इस वाले पार्ट में है। समझ में आ रहा है भाई? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कि ना? मजा आ रहा है पढ़ने में? आ रहा है? मजा आ रहा है तो मैंने क्या बताया? प्यार दिखाया करो वीडियो पे थोड़ा सा, ठीक है? प्यार कैसे दिखा सकते हो? कैसे दिखा सकते हो प्यार? वीडियो को प्यार कैसे दिखा सकते हो? हैं गंदे इंसानों, वीडियो को प्यार दिखा सकते हो वीडियो को लाइक करके, बड़े प्यार से देखो, ऐसे करके लाइक, और बड़े प्यार से छुओ ऐसे करके उसको। और देखो साथ में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको ऐसे दबा दो अगर नहीं कर रखा है तो। साथ में बेल आइकन होगा, उसको प्यार से टच कर दो। समझ आ रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ पे जाके प्यार से कुछ कमेंट कर दो। मैं आपके कमेंट को पढ़ता ही हूँ, आपको पता ही है, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, है ना? एक शेयर का ऑप्शन होगा, देखो उस पर क्लिक करो, जाओ अपने कॉन्टैक्ट्स में जो जो आपके दोस्त यार तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनको जाके शेयर कर दो, एक प्यारा सा मैसेज लिख दो कि ये हमारे सर हैं, इनसे पढ़ के देखो कैसा पढ़ाते हैं। खत्म बात, हो गया प्यार। मैं भी आपको बोल दूंगा आई लव यू टू। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडीवियर। शुडंट वी लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडीवियर। एंडीवियर का मतलब क्या होता है? एंडीवियर का मतलब क्या होता है? एंडीवियर का मतलब होता है प्रयास, हार्डवर्क कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? हार्डवर्क कह सकते हो, या एफर्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट। लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडीवियर शुडंट वी। यहां पर देखो, यहां पर एक सेंटेंस दिया है आपको, लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडीवियर, ठीक है? और यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में पुट कर दिया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्वेश्चन टैग। टॉपिक आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन टैग बोलते हैं इसको हम लोग। जब एक सेंटेंस होता है और सेंटेंस के एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है, उसी बात को कंफर्म करने के लिए बेसिकली। जैसे कि भाई आज हम बाजार चल रहे हैं, और सामने वाला ऐसे देख रहा है बाजार, फिर आप बोल रहे हो क्या नहीं चल रहे? तो आपने अपनी ही बात को कंफर्म करने के लिए लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन पुट कर दिया ना, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, याद रखना कि अगर आपका सेंटेंस लेट अस या लेट्स से बनता है, अगर आपका सेंटेंस लेट अस या इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेट्स होता है, दोनों तो बात एक ही है ना, अगर इससे बनता है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा कैसे बनता है? शुड बी। हमेशा, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। हमेशा कैसे बनता है? शुड बी। इसका क्वेश्चन टैग फिक्स है, कभी चेंज नहीं होता। क्या बनता है? शुड बी। क्या बनता है? शुड बी। तो यहाँ पर देखो लेटस से बना हुआ है सेंटेंस, तो जब सेंटेंस लेटस से बना है तो मुझे आंख बंद करके पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन टैग में शुडंट भी नहीं होगा, क्या होगा? शुड बी। क्या होगा? शुड बी। और वैसे भी देखो ना, ये जो सेंटेंस है ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको लग रहा होगा कि सर नेगेटिव से बनना चाहिए, अगर आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा है तो, कि सर जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और जब सर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है ना? लेकिन लेट्स वाले केस में ऐसा नहीं होता, लेट्स वाले में फिक्स होता है, चाहे उधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फिक्स होता है कि यहाँ पर क्या होगा? शुड भी होगा। तो एरर किस में है?
एरर इसी में है, शुडंट भी वाले पार्ट में, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, शुड भी। क्या आना चाहिए, शुड भी। ठीक है, आगे देखो भाई, इस क्वेश्चन को करो। देखो, वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, याद रखना। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ठीक है, वन ऑफ, वन ऑफ के साथ में आपको दे दिया जाए द, या फिर दे दिया जाए दीज, या दे दिया जाए दोज। ठीक है, वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, या वन ऑफ माई, वन ऑफ योर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, वन ऑफ देयर, या वन ऑफ आवर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अगर वन ऑफ के बाद में आपको दे दिया जाए इनमें से कुछ, द, दीज, दोज, माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, ठीक है, और इसके बाद आपको लगाना हो एक नाउन। क्या लगाना हो, एक नाउन, या कभी कभी क्या लगा देते हैं, प्रोनाउन। क्या लगा देते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन लगाना हो तो ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल। क्या होगा मेरे भाई, प्लूरल। अभी रीजन भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी, प्लूरल होगा। लेकिन इसके बाद में जो आने वाला आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, या जो वर्ब होगा, या जो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, ये सारा का सारा जो रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है सिंगुलर। क्या रहने वाला है, सिंगुलर। कारण जानना है, कारण बताता हूं। ठीक है, अच्छा, वन ऑफ का क्या मतलब होता है, पहले तो आप मुझे बताओ। वन ऑफ का मतलब है में से एक। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं बोल रहा हूं में से एक, तो जिसके लिए मैंने में यूज किया है, जैसे आदमियों में से, लड़कियों में से, विद्यार्थियों में से, तो जिसके लिए मैंने में यूज किया है, तो में के बाद वाला जो होगा क्या वो एक हो सकता है? अगर मान लो एक ही है, तो मैं क्या, कभी ऐसा सुना आपने, लड़का में से एक, लड़कों में से एक? अगर आप में से एक बोल रहे हो तो मतलब में के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल ही होना चाहिए। इसलिए तो मैंने बताया कि जो नाउन प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। बोलो हाँ कि ना? मेरे दोस्तों में, मेरे दोस्तों में से एक, या मेरे दोस्त में से एक, मेरे दोस्तों में से एक। इसीलिए जो नाउन प्रोनाउन होगा इसके बाद वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर ही है। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्तों में से एक आ रहा है, तो आ तो एक ही रहा है ना। दोस्तों तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे उनमें से एक निकालना है, लेकिन असल में जो आ रहा है वो तो एक ही आ रहा है ना। यानी कि असल में जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर ही है ना। और आपका जो वर्ब होता है सेंटेंस में, या हेल्पिंग वर्ब होता है, वो किसको देखकर लगाते हैं, सब्जेक्ट को देखकर। तो जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए मैंने क्या बोला, मेरा जो वर्ब होगा, जो एडजेक्टिव होगा, वो भी क्या होगा, सिंगुलर। तो रट्टा मारने से अच्छा क्या है कि आपने समझ लिया। कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर अगर ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर कैसे हो गया? ये प्लूरल क्यों है? क्योंकि मुझे में से एक निकालना है, इसलिए प्लूरल है। और ये सिंगुलर क्यों है? क्योंकि ये आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, वन। तो इसलिए यहां पर क्या है, ये सिंगुलर है। एरर बता दोगे ना? देखो वन ऑफ द, वन ऑफ द आ रहा है, यार वन ऑफ द आ रहा है। वन ऑफ द के बाद में आपका जो नाउन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये तो एडजेक्टिव है, मोस्ट, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है ना, मोस्ट। ये भी आपका एडजेक्टिव है, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये दोनों मिलाकर असल में एक एडजेक्टिव है, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये आपका नाउन है। हमें तो नाउन से मतलब है ना, एडजेक्टिव से मतलब नहीं, हमें नाउन से मतलब है। तो जो नाउन होना चाहिए वो होना चाहिए प्लूरल। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स। क्या होना चाहिए मेरे भाई, स्टूडेंट्स। ठीक है, वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो हाँ कि ना? अब कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा ना, ये जो नाउन प्रोनाउन होगा, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया जाएगा इस नाउन प्रोनाउन के बाद। मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। कभी कभी ऐसा होगा कि भैया इस नाउन प्रोनाउन के बाद में आपको ना यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन दे देगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, विच, दैट, पता है ना, बताया था पिछली क्लास में। रिलेटिव प्रोनाउन दे देगा आपको, जैसे कि हु, विच या दैट। हु दे देगा, विच दे देगा, या दैट दे देगा, या हुम दे देगा। इनमें से कुछ आपको दे देगा, ठीक है, इनमें से कुछ आपको दे देगा। अब इस केस में क्या होता है जानते हो? इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका जो ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है ना, इस केस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब, आपका जो हेल्पिंग वर्ब, या आपका जो वर्ब, या आपका जो एडजेक्टिव है, अब ये क्या बन जाता है, अब ये प्लूरल बन जाता है।
अब आप कहोगे सर जी क्या समझा रहे हो, क्या बता रहे हो आप? मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहला केस मैंने आपको ये बताया कि भैया नाउन प्लूरल और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर इस नाउन या प्रोनाउन के बाद, देखो ये तो प्लूरल है तो फिक्स है, अगर इसके बाद आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन दे दे सेंटेंस में, जैसे हु विच या दैट, अब उसके बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा ना वो प्लूरल बन जाएगा। रीजन बताता हूं, लेकिन रीजन ऐसे नहीं बताऊंगा, रीजन बताऊंगा विद एग्जांपल। यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं भाई, ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं वन ऑफ द टेररिस्ट्स was shot dead in the valley last night, in the valley last night, ठीक है। अगला एग्जांपल देता हूं मैं, he is one of those men who who can sacrifice their everything for the country। थोड़ा सा वो हो गया ना कंजेस्टेड, फोर हर कर दो, चलो फोर हर ऐसे कर दो। अब आराम से समझो, कॉन्सेप्ट है इसलिए आराम से समझा रहा हूं। देखो भाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वन ऑफ द, क्या दिखाई दे रहा है, वन ऑफ द, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है वन ऑफ दोज, क्या दिखाई दे रहा है, वन ऑफ दोज। तो मैंने क्या बताया, वन ऑफ द या वन ऑफ दोज या वन ऑफ दीज या वन ऑफ माई और जो भी हो, इसके बाद जो नाउन होगा दोनों ही केसेस में वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है भाई। तो देखो नाउन प्लूरल है टेररिस्ट, बिल्कुल है, नाउन प्लूरल है मैन, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब इस नाउन के बाद में ये जो नाउन प्रोनाउन है, क्या इसके बाद में कोई रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं है। तो जब यहाँ पर नहीं है तो डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा। तो देखो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर हो गया, बोलो हाँ कि ना। यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ओके है, बिल्कुल क्या है, ओके है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है आपका, ओके, यानी कि बिल्कुल ठीक है। इस वाले को देखो, चलो यहां तक तो ठीक है, कहानी प्लूरल है। लेकिन अब देखो आप इस नाउन के बाद में, इस नाउन के बाद मैंने क्या बताया, एक रिलेटिव प्रोनाउन अगर लग जाए, देखो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लग गया। अब मेरे भाई मेरे बंधु, मैंने क्या बताया, जब रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा ना तो ऐसे केस में क्या होगा, अब मैंने क्या बताया, ऐसे केस में क्या हो जाएगा। इसको पहले मैं अलग कर दूं सबसे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। हाँ, अब देखो, अब ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो प्लूरल बन जाएगा। क्यों बनता है, देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से पीछे वाले को अपने से आगे वाले से रिलेट करता है, बोलो हाँ कि ना। तो मुझे इतना पता है कि इसके पहले हमेशा प्लूरल ही होगा, इतना तो कंफर्म है कि इसके पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा हमेशा प्लूरल होगा। तो जब मुझे पता है अपने से आगे और पीछे वाले को रिलेट करता है, तो अगर इससे पहले प्रोनाउन प्लूरल है या नाउन प्लूरल है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रहेगा वो भी तो प्लूरल बन जाएगा ना। अब रीजन समझ में आया, क्योंकि अब जो आपका ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे इस वन को देखकर नहीं लगा रहे, इस सब्जेक्ट को देखकर नहीं लगा रहे, बल्कि इससे पहले जो नाउन आया उसको देखकर लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैन प्लूरल है, तो इसके बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव होगा, जैसे यहाँ पर देखो एडजेक्टिव है देयर, तो ये आपका क्या है, प्लूरल है, ये आपका क्या है, प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस क्या है, ये ठीक है। अगर ये सिंगुलर हो जाता अब तो गलत हो जाता। समझ गए बात को, दो केसेस याद रखना भाई, ठीक है। अब इसमें एरर किस वाले पार्ट में था, एरर इसमें सी वाले पार्ट में, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सी किस में दे रखा है, सी मतलब ये वाला सी नहीं, यहाँ पर सी देखना है, सी किस में, इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। समझ गए बात को, ये कॉन्सेप्ट आगे भी आ सकता है तो उसको गलत नहीं करना है, ठीक है भाई। आगे देखें, आगे देखो, आज बहुत कॉन्सेप्ट्स है ना, इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चल रही है, 10 ही क्वेश्चन पे अभी तक हम लोग, लेकिन आज कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे समझाने के लिए नहीं। नो सूनर हैड शी हर्ड, देखो यहां पर भी कॉन्सेप्ट आ गया। 3 पेयर बता रहा हूं, याद रखना। नो सूनर के साथ में देन का पेयर होता है, हार्डली और स्केर्सली, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीजें अब तो एग्जाम के टाइम पे भाई। हार्डली और स्केर्सली के साथ में वैन का पेयर बनता है, ये डायरेक्ट याद रखना,
ठीक है। नो सूनर के साथ में देन का पेयर बनता है, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन का पेयर बनता है। तो यहाँ पर नो सूनर है, तो नो सूनर के साथ में नो सूनर हैड शी हर्ड द न्यूज व्हेन, तो नो सूनर के साथ में व्हेन का पेयर दे रखा है, जबकि नो सूनर के साथ में देन का पेयर आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन, नो सूनर देन। पहली चीज तो ये हो गई भाई। दूसरी चीज याद रखना कि जब भी हम सेंटेंस की शुरुआत, ठीक है, इफ द सेंटेंस starts with no sooner, hardly या scarcely, ठीक है। अगर सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं नो सूनर से, हार्डली से या स्केर्सली से, तो हम क्या करते हैं, इन्वर्जन इज यूज्ड। इन्वर्जन क्या होता है, व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा और मेन वर्ब इसके बाद में होगा। तो देखो नो सूनर से शुरू है, हाँ कि ना, तो यहाँ पर आपको लगाना है इन्वर्जन। तीन चीजें देखनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पहले होना चाहिए, सब्जेक्ट बीच में होना चाहिए, मेन वर्ब बाद में होना चाहिए। सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, इस वाले पार्ट में एरर था, समझ गए। कभी कभी क्या करेगा, हेड के साथ में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म दे देगा, तो वो भी चेक करना है, क्योंकि हेड है ना यहाँ पर, तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। क्या समझा मैंने क्या बोला? एक तो मैंने बोला कि ये पेयर याद रखना, दूसरा मैंने क्या बोला कि जब सेंटेंस की शुरुआत इन तीनों से होती है, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, तो वहां पर इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, इसको साफ साफ लिख दूं क्या, थोड़ा सा वैसा दिख रहा है ये, इन्वर्जन क्या होता है मैंने बता दिया यहाँ पर आपको, जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना है और मेन वर्ब को बाद में रखना है। और वो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये याद रख लो डायरेक्ट भाई कि ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए तीनों के बीच में, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ये हो जाएगा आपका इन्वर्जन। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको सही दे देता, यहाँ पर देन दे देता, लेकिन यहाँ पर गलती कर देता, यहाँ पर आपको दे देता नो सूनर शी हैड हर्ड। अगर आपको दे देता कि नो सूनर शी हैड हर्ड, शी हैड हर्ड द न्यूज, यहां पर आपको देन दे देता, देन शी फेंटेड, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, देन शी फेंटेड। तो आप कहते हैं कि सर बिल्कुल ठीक तो है सर, नो सूनर के साथ में देन का पेयर दे रखा है, सर बिल्कुल ठीक है, नो सूनर के साथ देन का पेयर, लेकिन गड़बड़ कुछ और है। गड़बड़ यहां पर है, शी हैड हर्ड, इस वाले पार्ट में गड़बड़ है, क्योंकि इन्वर्जन लगेगा यहाँ पर, तो शी हैड हर्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैड शी हर्ड। क्या हो जाएगा, हैड शी हर्ड। एरर किस में है, एरर है आपका व्हेन किस में दिख रहा है, जहां पर व्हेन दिख रहा है वही आंसर, इसमें व्हेन दिख रहा तो ये आंसर, ठीक है। ये हो गया आपके कॉमन एरर्स। अब आ जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, ये क्लास शायद 1.5 घंटे की रहेगी, ठीक है। लेकिन क्यों रह रही है लंबी, आपको पता है इसके पीछे रीजन, क्योंकि आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे सीखे हैं, और ये कॉन्सेप्ट शायद बार बार रिपीट होते होंगे, लेकिन आप लोगों से कभी ना कभी गलत हो जाते होंगे। अब ये गलत नहीं होंगे आपसे, ठीक है। आई डिसाइडेड टू कॉल आउट टू वेरियस बुक स्टोर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको ना जो फ्रेजल वर्ब्स है उसकी एरर यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कॉल ऑन, कॉल आउट, कॉल अराउंड, इसका क्या मतलब होता है। जैसे कॉल ऑन है, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन, है ना, मतलब कहीं जाना, किसी के पास विजिट करना, टू विजिट समवन। उसके बाद रखा है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, किसी चीज को खत्म करना, कैंसिल करना, या टू एंड समथिंग, या कैंसिल करना या फिर क्या कर देना, खत्म कर देना, कैंसिल करना या फिर क्या कर देना, खत्म कर देना। समझ में आ रहा है। कॉल अराउंड का मतलब क्या होता है, टू कॉल मल्टीपल पीपल, टू कॉल मल्टीपल पीपल टू गेट सम इंफॉर्मेशन। होता है ना, कई बार आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या पुलिस वालों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो एक के बाद एक कॉल मिलाते हैं, इसको मिलाया उसको मिला, हाँ तुमने उससे बात की है क्या, तुमने उसको देखा है क्या, इसको बोलते हैं कॉल अराउंड, है ना। जैसे ही इज कॉलिंग अराउंड मेनी पीपल, मतलब वो कई लोगों को कॉल कर रहा है, ठीक है। कॉल ऑन का मतलब क्या हो गया, किसी के पास मिलने जाना, और कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया, कैंसिल करना, एंड करना। और जो कॉल आउट दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है मदद के लिए बुलाना, मदद के लिए बुलाना, ठीक है। या फिर इसका एक और मीनिंग होता है समन करना किसी को। समन करना मतलब क्या होता है जानते हो ना, जब कोर्ट किसी को बुलाता है हाजिर होने के लिए कि भाई आपको आना है, आपको आना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल आउट। क्या बोलते हैं, कॉल आउट, ठीक है। किसी को इमरजेंसी में या फिर मदद के लिए बुलाते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं, कॉल आउट। क्या बोलते हैं, कॉल आउट। अब आपको बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर, तो सबकी मीनिंग पता लग गई।
आई डिसाइडेड टू कॉल आउट टू वेरियस बुक स्टोर्स, कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कई सारे बुक स्टोर्स को क्या करूंगा, कॉल आउट करूंगा। कॉल आउट का मतलब तो मदद के लिए बुलाना है, समन करना। तो ना तो मैं बुक स्टोर को मदद के लिए बुला सकता, ना मैं समन कर सकता, क्योंकि स्टोर की बात हो रही है, इंसान की तो बात हो नहीं रही। और मैं क्यों समन करूंगा, मैं कौन हूं जो मैं समन करूंगा किसी को। समन करने का मतलब आदेश जारी करना कि भाई आपको हाजिर होना है, ठीक है। और ना तो मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कॉल करने की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पर किसी चीज़ को ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर कहीं विजिट करने की बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने कई सारे बुक स्टोर को विजिट किया, तो आई डिसाइडेड टू कॉल ऑन वेरियस बुक स्टोर्स इन द एरिया टू सी इफ एनी ऑफ देम हैड द बुक आई नीडेड। खत्म। यहाँ पर बहुत सारी दुकानों पे विजिट करने की बात की जा रही है कि मैं इस दुकान पे गया, फिर उस दुकान पे गया। तो ऐसे के लिए अपन क्या लगा देते हैं, कॉल ऑन। क्या लगा देते हैं, कॉल ऑन। ये सारे आपको याद रखने हैं भाई, जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं यहाँ पर सारे के सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि सब किसी न किसी एग्जाम में या तो आए हैं या तो आएंगे, ठीक है। अगला देखो, दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल एज। अभी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, सो और एज वाला, याद है कि सो और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए, बताया था। और सो एज जो है केवल नेगेटिव सेंटेंस में आता है। केवल किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है, हाँ कि ना। तो सेंटेंस नेगेटिव है क्या, पहले तो आप ये देखो, मैंने क्या बताया था, नेगेटिव में दोनों आता है, लेकिन पॉजिटिव में केवल एज एज। पॉजिटिव में केवल क्या आता है, एज एज। अच्छा, आपको पूरा इसको ओवरऑल क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो चलो इसको इंप्रूव करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस वाले में क्या दे रखा है, दिस लेस नोन। पहली चीज तो ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, क्योंकि देखो लेस अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है और लेसर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, यहां पर ये जो हेरिटेज की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस हेरिटेज बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग है, लेसर नोन का मतलब जो बाकियों के मुकाबले जिसको कम लोग जानते हैं। लेसर नोन का मतलब क्या हुआ कि कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि बाकियों के मुकाबले इस बिल्डिंग को कम लोग जानते हैं। तो कंपैरिजन कर रहा हूं, तो यानी कि कंपैरिजन के लिए लेसर तो आएगा ही आएगा। तो लेसर में कोई गलती नहीं है, यानी कि लेसर की जगह पर लेस दे रखा है, तो वो गलत है। नहीं समझे बात को। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग, यानी कि ये बिल्डिंग जिसको बाकियों के मुकाबले कम लोग जानते हैं, तो यानी कि यहां पर प्रॉपर एक कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। इज मच ब्यूटीफुल देन रेड फोर्ट, देन द रेड फोर्ट, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया लेस की वजह से। दिस हेरिटेज बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज रेड फोर्ट। अब यहां पर देखो लेसर ही हटा दिया, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग, यहां तक ठीक है। दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज वेरी मच ब्यूटीफुल एज। वेरी मच और एज का पेयर कभी नहीं बनता, वेरी मच और एज का पेयर नहीं बनता, पेयर बनता है एज और एज का, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो, ठीक है। और ये आपको पता है सेंटेंस पॉजिटिव है तो वेरी मच और एज का पेयर नहीं बनेगा, यानी कि ये बचा। चेक करते हैं, दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेसर भी लगा हुआ है और बाकी सारी चीजें यहां तक सेम है। और सो एज की जगह पर क्या कर देना था, एज एज, तो एज एज भी कर रखा है, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज एज मच ब्यूटीफुल एज द रेड फोर्ट। अब देखो भैया पॉजिटिव डिग्री है ये, इसको कंपैरेटिव मत समझना। आपको पता है मच भी अपने आप में पॉजिटिव है, ब्यूटीफुल भी अपने आप में पॉजिटिव है, थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए मच को साथ में लगा दिया है, लेकिन है तो ये पॉजिटिव ही, कंपैरेटिव तो नहीं है। अगर मोर ब्यूटीफुल होता तो कंपैरेटिव बन जाता, लेकिन यहाँ पर मच ब्यूटीफुल है तो मतलब ये पॉजिटिव है, यानी कि सेंटेंस ठीक है। समझ में आया, दिस लेसर नोन हेरिटेज बिल्डिंग इज एज मच ब्यूटीफुल। आपको सिंपल देखना था कि एज और एज का पेयर कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें तो एज और एज का पेयर नहीं है, खत्म हो गया। इसमें एज और एज का पेयर है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है कि यहाँ पर लेसर वाला जो फैक्टर उसको हटा दिया, जबकि आपको उसको हटाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपैरिजन तो किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को कम लोग जानते हैं बाकियों के मुकाबले। यहाँ पर भी एज एज नहीं है तो ये वैसे ही कट जाता, यहाँ पर एज एज है तो ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। ऑल क्लियर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कौन से, CHSL के टीयर 2 में आया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इट वॉज, आपको देखना है कि देखो तीन आपको यहाँ पर हाईलाइट करके तीन यहाँ पर सेगमेंट दे रखे हैं, आपको बताना कि तीनों में से किस में एरर है और उस एरर को इंप्रूव कैसे किया जाए। पहले तो एरर पकड़ो, इट वॉज द होम मिनिस्टर, क्या इसमें कोई एरर है, नहीं है। होम मिनिस्टर अपने आप में एक स्पेसिफिक टर्म है तो उसके साथ में द लगा रखा है, इसमें कोई एरर नहीं है। इट वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु टुक द डिसीजन टू चेंज अ लॉज, देखो इसमें गड़बड़ है, अ के साथ में लॉज दे रखा है, यानी कि अ के साथ में आपको प्लूरल नाउन दे रखा है जो कि गलत है, जबकि अ के साथ में सिंगुलर नाउन आता है। अ की जगह पर क्या आना चाहिए, द लॉज। अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो अ की जगह पर क्या आना चाहिए, द लॉज, क्या आना चाहिए, द लॉज। तो इसमें गड़बड़ है, तो अब आप देखो अ लॉज की जगह पर होना चाहिए द लॉज, तो किस में दिख रहा है, क्या इसमें द लॉज है, तो नो एरर है। एन होम मिनिस्टर, एन होम मिनिस्टर नहीं होगा, द होम मिनिस्टर होगा, यानी कि ये वाला आपका आंसर नहीं है। अगर आप इसको लगा रहे हो आंसर, मतलब आप इसको गलत मान रहे हो, लेकिन ये तो ठीक है ना। द माइग्रेशन, माइग्रेशन की जगह पर द माइग्रेशन, माइग्रेशन अपने आप में ठीक है, गड़बड़ क्या है, अ लॉ परटेनिंग, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, द लॉज।
मतलब अ लॉज की जगह पर क्या हो जाएगा, द लॉज, क्योंकि अ के साथ में सिंगुलर नाउन आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लॉज, क्या हो जाएगा, द लॉज। ठीक है, देखो ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में हम लोग प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में हम लोग प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, उनमें से एक वर्ब है आपका रिजेंबल, उनमें से एक वर्ब आपका क्या है, रिजेंबल है। एक सेकंड, ठीक, बोल दो थोड़ी देर, ठीक है अभी आधा घंटा। चलो देखो भाई, माई सिस्टर रिजेंबल्स टू, मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, उनमें से सबसे पहले तो आप लिखो रिजेंबल, रिजेंबल के बाद लिखो कंसिडर, डिस्कस, अटैक, एंटर, ठीक है, डिस्क्राइब, रीच, रीच हो गया, इसके अलावा आपका हो गया अटैक, हो गया डिस्क्राइब, हो गया कंसीडर, हो गया, और इसके अलावा हो गया आपका और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि एक ज्वाइन होता है, ज्वाइन हो गया, साइन हो गया, ठीक है, ज्वाइन हो गया, साइन हो गया, और रिजेंबल हो गया, कंसीडर हो गया, इसके अलावा, और इसके अलावा और क्या होते हैं भाई, इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, एम्फेसिस होता है, रिजेंबल लिख दिया मैंने, रीच भी लिख दिया मैंने, रिजेंबल रीच लिख दिया, इसके अलावा क्या होता है, अप्रोच भी होता है, हाँ अप्रोच होता है, साइन लिखा, साइन लिख दिया, जोन लिख दिया, ठीक है, इतने काफ़ी है याद रखने के लिए, आप इसके याद रखो, एटसेट्रा। ठीक है, इनके साथ में क्या होता है, नो प्रेपोजिशन, इनके साथ में क्या होता है, नो प्रेपोजिशन। अरे भाई रुक जाओ, रिजेंबल, कंसिडर, डिस्कस, अटैक, एंटर, डिस्क्राइब, रीच, ज्वाइन, साइन, अप्रोच एटसेट्रा, इनके साथ में कभी भी प्रेपोजिशन को यूज हम नहीं करते इनके बाद। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में यूज किया जा सकता है, मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, जैसे रिजेंबल हो गया, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, शक्ल मिलना या एक जैसे दिखना, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखना या शक्ल मिलना। कंसिडर का मतलब क्या होता है, विचार करना। डिस्कस का मतलब क्या होता है, डिस्कस का मतलब क्या होता है, वही बातचीत करना। अटैक का मतलब आक्रमण करना। एक और लिख लो, ऑर्डर, ऑर्डर लिख लो यहां पर। ठीक है, डिस्क्राइब मतलब क्या हो गया, वर्णन करना। रीच मतलब पहुंचना। एंटर का मतलब घुसना कहीं पर। ज्वाइन का मतलब शामिल करना। साइन का मतलब दस्तखत करना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश देना। अप्रोच का मतलब किसी के पास पहुंचना है, किसी के पास जाना। ठीक है, इनके साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, उसको याद रखना। जैसे कि अगर मैं बोलूं शी एंटर्ड द रूम, शी एंटर्ड द रूम, यहां पर मैंने क्या बताया कि एंटर के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आता, सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं शी एंटर्ड इनटू हिज फादर्स बिजनेस, हिज फादर्स बिजनेस, एक चीज को ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है और ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ध्यान से समझना। अगर एंटर के बाद, अगर एंटर के बाद कोई ऐसी वास्तविक कोई जगह है, कोई फिजिकल एक जगह है जहां पर घुसने की बात कर रहे हो, जैसे रूम हो गया, है ना, क्लास हो गया, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी जगह हो गई जो एक फिजिकल, जो एक फिजिकली एक जगह मौजूद है, जैसे रूम हो गया, क्लास हो गया, अगर वहां एंटर करने की बात की जा रही है ना, तो वहां पर प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर एंटर के बाद में, अगर एंटर के बाद में कोई फिजिकल जगह नहीं है जहां पर आप प्रवेश करो, जैसे मैंने बोला कि वो अपने पापा के बिजनेस में प्रवेश कर गया, तो क्या कोई फिजिकल ऐसी जगह है जहां पर वो सच में गया है? नहीं, ये केवल एक टर्म है कि उसने अपने पापा के बिजनेस में प्रवेश कर लिया। तो बिजनेस में प्रवेश किया, या काम में प्रवेश किया, या किसी और चीज में प्रवेश किया, अगर वो चीज फिजिकल उसकी अपीयरेंस कोई नहीं है, कोई वास्तविक चीज तो नहीं है जहां पर मैं प्रवेश कर रहा हूं, तो वहां पर एंटर के साथ में क्या लगाते हैं, इनटू, क्या लगाते हैं, इनटू। याद रख लोगे, हाँ कि ना? अगला देखो, एक मैंने क्या लिखा, एक मैंने लिखा अटैक। देखो अटैक अपने आप में, अटैक अपने आप में एक वर्ब भी है, और अटैक अपने आप में एक नाउन भी है। अगर वर्ब है तो नो प्रेपोजिशन, वर्ब है तो नो प्रेपोजिशन, बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, और अगर नाउन है तो प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑन, क्या लगाते हैं, ऑन। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल लो, जैसे कि मैं बोलता हूं दैट कंट्री, किसी का नाम नहीं लिख रहा मैं, विवाद ना हो जाए, दैट कंट्री इज प्लानिंग, इज प्लानिंग
एन अटैक, इज प्लानिंग एन अटैक ऑन अमेरिका, दैट कंट्री इज प्लानिंग एन अटैक ऑन अमेरिका। यहां पर जो प्लान है ये मेरा मेन वर्ब है, और यहां पर जो अटैक है ये मेरा क्या है, नाउन है। कैसे पता लग रहा है, इसके पहले क्या आ रहा है भाई, आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल आ रहा है यानी कि जो यहाँ पर अटैक है वो क्या है भाई, नाउन है। तो अगर अटैक एक नाउन का काम करता तो उसके बाद प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑन। क्या लगाते हैं, ऑन। अटैक ऑन अमेरिका, यानी कि सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। सेंटेंस क्या है ये, करेक्ट है। दैट कंट्री इज प्लानिंग एन अटैक ऑन अमेरिका। लेकिन अगर मैं बोलूं कि शी अटैक्ड मी, शी अटैक्ड मी, अब यहाँ पर जो अटैक है आपको पता है ये क्या है, वर्ब है। यहाँ पर जो अटैक है ये क्या है, एक वर्ब है, ये कोई नाउन नहीं है, यही वर्ब है, यानी कि यही जो इसके काम को दिखा रहा है। तो अगर ये वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो नहीं आ रखा है, यानी कि सेंटेंस क्या है ये ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है भाई मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी एक और इसके अंदर वर्ब है, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का भी सेम चीज़ है। अगर भाई मेरे ऑर्डर, ऑर्डर अपने आप में एक वर्ब भी होता है और ऑर्डर अपने आप में एक नाउन भी होता है। ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है नहीं तो एग्जाम में। ऑर्डर एक वर्ब भी, ऑर्डर एक नाउन भी है, ठीक है। अगर ऑर्डर एक वर्ब है, यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची लिखने की, यहाँ लिख देता हूँ नीचे। अगर ऑर्डर एक नाउन है और एक ऑर्डर अगर एक वर्ब है, अगर वर्ब है तब तो आपको पता ही है नो प्रीपोजिशन, ठीक है। अगर नाउन है तो प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद आ जाएगा फोर। क्या आ जाएगा, फोर। ये ध्यान रखना, जैसे इसके बाद ऑन आता है ऐसे इसके बाद फोर आता है। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल लिखूँ कहाँ, एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखो। आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, चलो। आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, फॉर अ कप या फॉर अ कप, चलो एक कप का ऑर्डर दिया मैंने, कप नॉर्मल। अब देखो फर्क क्या है, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, वर्ब है, क्योंकि मेरे काम को दिखा रहा है। आई ऑर्डर्ड यानी कि मैंने ऑर्डर किया, तो जब ये वर्ब होगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यानी कि सेंटेंस करेक्ट है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है इसके बाद में। यहाँ पर जो प्लेस्ड है वो वर्ब है मेरा, आई प्लेस्ड, मैंने प्लेस किया। क्या प्लेस किया, एन ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो नाउन है, क्योंकि इसके पहले देखो क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है। तो जब नाउन का काम करेगा तो मैंने क्या बताया, उसके बाद में क्या लगा देना है, फोर। क्या लगा देना है, फोर, यानी कि सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। छोटी छोटी चीजें याद रखना। लोग आपको इतना बता देंगे कि ऑर्डर के बाद फोर नहीं आता, ऑर्डर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। और बाकी जितने भी बचे सारे के सारे वर्ब हैं, इनके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो गड़बड़ किस में है, माई सिस्टर रिजेंबल्स टू, तो यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए, केवल क्या आना चाहिए, रिजेंबल्स। क्या आना चाहिए, रिजेंबल्स। माई सिस्टर रिजेंबल्स, प्रीपोजिशन नहीं आएगा, माई सिस्टर रिजेंबल्स, ठीक है भाई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एक स्किल है, वो क्या है, एक स्किल है। दैट कैन सिग्निफिकेंट इनहेंस, जो सिग्निफिकेंट इनहेंस कर सकता है। देखो ये कैन है और ये कैन के बाद आपका क्या है, V1 है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जो कर सकता है, क्या कर सकता है, इनहेंस। कैसे इनहेंस कर सकता है, सिग्निफिकेंट, यानी कि बड़े महत्वपूर्ण रूप से, यानी कि ये जो शब्द है ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। बोलो हाँ कि ना, ये जो शब्द है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जो सिग्निफिकेंट है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एक एडवर्ब होना चाहिए, हाँ कि ना। जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एक एडवर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, जो सिग्निफिकेंट है, जो क्या है, सिग्निफिकेंट, ये भाई मेरे एक एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ उसका एडवर्ब क्या बनता है, तो एडवर्ब बनता है सिग्निफिकेंटली। क्या बनता है, सिग्निफिकेंटली, ये आपका बनता है एडवर्ब, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि आपको यहाँ पर एडवर्ब चाहिए ना, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर इनहेंस को क्वालिफाई कराना है, वर्ब को क्वालिफाई कराना है। तो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली। किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, विच कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस। इनहेंसिंग तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि कैन के बाद में V1 आता है, तो V1 ING नहीं हो सकता। इंप्रूवमेंट तो होगा, विच कैन सिग्निफिकेंट, इसमें भी सिग्निफिकेंट ही दे रखा है, तो आंसर आपका विच कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस, ठीक है। आगे देखिए, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन सो फार टू द मेन आइलैंड, कि अभी तक हमें, सो फार का मतलब अभी तक, सो फार का मतलब यहां पर क्या है, अब तक, ठीक है, कि अब तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है मेन आइलैंड से। भाई हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेजने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन भेजने की बात कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, टू द आइलैंड, कि इंफॉर्मेशन भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिसीव करने की बात कर रहे हैं, तो रिसीव के साथ में क्या लगाते हैं, फ्रॉम।
अगर भेजने की बात कर रहे होते हैं तो क्या लगाते हैं, सेंड टू, क्या लगाते हैं, सेंड टू। लेकिन यहाँ पर रिसीव करने की बात कर रहे हैं तो रिसीव करने के साथ क्या लगाएंगे, फ्रॉम। तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? अगर हम भेजने की बात करते हैं इन्फॉर्मेशन तो क्या लगाते, टू, क्या लगाते, टू। लेकिन यहाँ पर रिसीव करने की बात कर रहे हैं तो जब रिसीव करने की बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे, फ्रॉम, क्या लगा देंगे, फ्रॉम। तो एरर किस में है, सो फार्दर फ्रॉम आएगा इसकी जगह पर, नहीं, सो फार तो ठीक है, सो फार तो ठीक है, टू की जगह पर फ्रॉम, ये आंसर है इसका। सो फार का मतलब अब तक, ठीक है। इसकी बैटरी एक बार चेंज कर दूं माइक की भाई, एक सेकंड रुकना बस। हेलो हेलो, चलो ठीक है, आवाज ठीक है भाई, चलो ये वाला हो गया भाई, आगे आ जाओ। व्हेन ही वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है घोटाला, एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है, घोटाला, ठीक है। व्हेन ही वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ, जब उसके ऊपर आरोप लगाया गया था घोटाले का, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ, टू बी बिसाइड वन सेल्फ, टू बी बिसाइड वन सेल्फ, ये एक इडियम है, टू बी बिसाइड वन सेल्फ, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली एंग्री या एक्साइटेड, जो भी है, ठीक है। बिसाइड वन सेल्फ का ये मतलब होता है। अब आपको क्या करना है इसको, अब यहाँ पर एंगर दे रखा है ना, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। यहाँ पर बिसाइड वन सेल्फ का मतलब टू बी एक्सट्रीमली एंग्री। यहाँ पर अगर एक्साइटमेंट दे रखा होता, इन एक्साइटमेंट, तो क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ठीक है। तो ये इडियम है आपका, टू बी बिसाइड वन सेल्फ। तो ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ, तो कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है, बिसाइड हिमसेल्फ कोई दिक्कत नहीं है। ही वेंट बिसाइड, नहीं वेंट नहीं आएगा, वेंट क्यों आएगा। ही वर, ही के साथ वर नहीं आएगा। इंप्रूवमेंट, ही वॉज बिसाइड्स, बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड ही होता है, बिसाइड्स नहीं होता है, पर बिसाइड्स दे रखा है, ठीक है, इसका नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ, ठीक है। शी इज मैरिड टू, अच्छा उसमें एक और वर्ब ऐड कर लेना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि वर्ब्स के साथ में प्रीपोजिशन नहीं आता, वहां पर एक और वर्ब ऐड कर लेना। इसको देखकर मुझे याद आया, मैरी, भाई चलो पीछे, कहाँ चला गया, यहां पर एक और वर्ब लिख लेना, मैरी, ठीक है। मैरी के साथ भी कोई जो आपका प्रपोजिशन है वो नहीं आता, लेकिन अगर पैसिव बनाओगे, ठीक है, तो पैसिव में आ जाता है, मैरी के साथ में क्या आता है, टू। एक्टिव में नहीं आता, पैसिव में क्या आता है, मैरी के साथ टू आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू करवाता हूँ, देखो भाई, एक्टिव का एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई मैरिड दैट गर्ल, आई मैरिड दैट गर्ल, मैंने उस लड़की से शादी कर ली, आई मैरिड दैट गर्ल, आई मैरिड दैट गर्ल, ये एक्टिव है, तो मैरी के बाद नो प्रीपोजिशन, मैरी के बाद नो प्रीपोजिशन, ठीक है भाई, नो प्रीपोजिशन एक्टिव अगर है, ठीक है। अगर पैसिव बनाता हूं, क्या बनाता हूं, पैसिव, तो मैं क्या बनाऊंगा, आई गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड, या तो पैसिव बनाओ या फिर पॉजिटिव को यूज करके बनाओ, आई गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड टू हर, आई गॉट मैरिड टू हर। तो अगर आप गेट या गॉट लगा के बनाते हो या पैसिव बनाते हो, गेट या गॉट लगाकर बनाते हो, ठीक है, या फिर पैसिव बनाते हो, यानी कि आप कह सकते हो या तो पॉजिटिव से बनाते हो या पैसिव से बनाते हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर मेरे भाई मैरी के साथ में क्या लग जाता है, टू, मैरी के साथ में क्या लग जाता है, टू लग जाता है, ठीक है। अगर एक्टिव है तो मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन अगर मैरी के साथ में गेट या गॉट लगाकर बनाते हो या पैसिव से बनाते हो, जैसे शी वॉज मैरिड टू हिम, ही वॉज मैरिड टू हर, पैसिव से बना रहे हो तो टू लग जाएगा, या फिर गेट गॉट लगा के बना रहे हो तो भी टू लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शी इज मैरिड, तो यहाँ पर देखो ये पैसिव है, शी इज मैरिड, ये क्या है, पैसिव है, ये क्या है, पैसिव है। कैसे पता चल रहा है पैसिव है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने कल की क्लास में या परसों की क्लास में बताया था आपको कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव है। तो पैसिव में मैंने क्या बताया, मैरी के साथ में क्या लगेगा, मैरी के साथ में लगेगा टू, ठीक है। तो शी इज मैरिड टू अ रिच बिजनेसमैन, शी इज मैरिड टू, ये इसका आंसर है, शी इज मैरिड टू अ रिच बिजनेसमैन, ठीक है। शेरपाज, शेरपा आपको पता है ना, एक कम्युनिटी है शेरपा, शेरपाज हैव प्रॉस्पर्ड, प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, तरक्की करना, फलना फूलना, प्रॉस्पर, ठीक है।
शेरपाज हैव प्रॉस्पर्ड एंड कम अलोंग द वे, शेरपाज हैव प्रॉस्पर्ड एंड कम अलोंग द वे, एंड कम अलोंग द वे, कम ऑल अलोंग, कम अलोंग वे, कम अलोंग वे होता है टू कम अ लॉन्ग वे। एक फ्रेज होता है, इडियम होता है टू कम अ लॉन्ग वे, टू कम अ लॉन्ग वे, टू कम अ लॉन्ग वे। इसका मतलब क्या होता है? टू बी सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल, सीधा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है भाई। एक फ्रेज होता है टू कम अ लॉन्ग वे, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना बहुत समय के बाद मिलते हैं और हम बहुत समय के बाद मिलके देखते हैं कि यार ये तो पहले से बहुत चेंज हो गया, इसकी पहले से बहुत तरक्की हो गई, तो हम क्या बोलते हैं? यार यू हैव कम अ लॉन्ग वे, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, मतलब तुम जहां थे वहां से तुम बहुत दूर अब आ चुके हो, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। तो कम अलोंग नहीं होगा, कम अलोंग होगा। क्या होगा? कम अलोंग, अलोंग नहीं होगा, कम अलोंग। किस में दे रखा है? कम ऑल अलोंग नहीं होगा, आर कमिंग अलोंग नहीं होगा, क्योंकि इज़म आर से नहीं बनेगा ना ये, क्योंकि हैव है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कम होता है, तो आर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और इंप्रूवमेंट तो होगा ही होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो, कम अ लॉन्ग वे, सिंपल। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और अ लॉन्ग वे। मैंने क्या बताया? टू कम अ लॉन्ग वे, इसका मतलब क्या है? टू बी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, टू बी वेरी सक्सेसफुल। ओके, अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को क्या करना है? फिल करना है। ब्लैंक्स को क्या करना है मेरे भाई? फिल करना है, ठीक है। ब्लैंक्स को फिल करना है, कर लोगे? आ जाओ, फटाफट से कर ही लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डैश आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। अच्छा, ब्लैंक में इनमें से फिल करना है। इफ आई हैव बिन यू, इफ आई वर यू, इफ आई वॉज यू, इफ आई हैड बिन यू, ठीक है। देखो भाई, एक होता है इमेजिनरी क्लॉज। इमेजिनरी क्लॉज, इमेजिनरी क्लॉज कैसे बनता है? इमेजिनरी क्लॉज कैसे बनता है? इफ आता है, इफ के साथ में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ में वर आता है और वर के साथ में एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये इमेजिनरी क्लॉज होता है। यानी कि जब आप इस क्लॉज से कोई सेंटेंस बनाओगे ना, तो उसका मतलब होता है कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो। आप कुछ क्या कर रहे हो? इमेजिन कर रहे हो। क्या इमेजिन कर रहे हो? किसी पोजीशन को इमेजिन कर रहे हो। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं एक पक्षी होता, तो हम इमेजिन करते हैं ना कई बार प्रेजेंट में रहते हुए किसी पोजीशन को, कि अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता। तो ऐसे यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यानी कि एक इमेजिनरी क्लॉज है, इमेजिन किया जा रहा है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं? इफ के साथ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? वर। हमेशा वर आता है, ध्यान रखना, ये फिक्स है। हमेशा क्या आता है? वर। और इसकी जगह पर दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। इफ को हटाकर क्या कर सकते हो? वर को पहले कर दो, इन्वर्जन लगा दो, मतलब सब्जेक्ट को बाद में कर दो और ऑब्जेक्ट को बाद में कर दो। ऐसे या तो आप भाई ऐसे बना लो ऊपर वाले तरीके से, या ऐसे बना लो। बिल्कुल सेम मीनिंग है दोनों की। दोनों की मीनिंग क्या है? बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है। यानी कि अगर आप बोलते हो इफ आई वर अ बर्ड, ऊपर लिखता हूं, यहाँ जगह नहीं है। अगर आप ऐसे बोलते हो इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक पक्षी होता। इफ आई वर अ बर्ड, देखो इफ के साथ में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में वर है, हमेशा वर आता है, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे बना सकते हो? इफ को हटाकर क्या कर दोगे? वर, वर से शुरू कर दोगे, वर आई अ बर्ड। यानी कि दोनों की मीनिंग बिल्कुल क्या है? सेम है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। चारों में से क्या हो सकता है? इफ आई हैव बीन यू, इफ आई वॉज यू, वॉज नहीं आएगा हमेशा वर। इफ आई हैड बीन यू नहीं, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ये इमेजिनरी क्लॉज हो गया आपका, इफ क्लॉज हो गया। इसको इफ क्लॉज भी कहता है, भी मैंने पीछे बताया था। और ये आपका मेन क्लॉज हो गया। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, अभी जो मैंने आपको 3 क्लॉज बताए थे इंपॉर्टेंट, आपका जो इफ क्लॉज है वो कैसे बन रहा है? वो आपका बन रहा है सिंपल पास्ट से। ये दोनों के दोनों सिंपल पास्ट ही तो हैं, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है? वर आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है? वर आ रहा है, और वर का मतलब सिंपल पास्ट। और अभी मैंने क्या बताया था, आप पीछे जाके देखना, कि जब आपका इफ क्लॉज सिंपल पास्ट से बनता है तो आपका मेन क्लॉज कैसे बनता है? वुड के साथ V1। चेक करना एक बार, क्या वुड के साथ V1 है? बिल्कुल है। आप समझ में आया मैंने क्यों बताया था? क्योंकि जगह 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 आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। समझ में आ गया, हाँ कि ना? रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश। अब देखो यहां पर कुछ कंफ्यूज करने वाले वर्ब्स दे रखे हैं। एक होता है राइज, एक होता है रेज। दोनों वर्ब अलग है। राइज का मतलब क्या होता है? उठना या उगना या बढ़ना, ठीक है। और रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। रेज का मतलब क्या होता है? उठाना। रेज का मतलब क्या होता है? उठाना या बढ़ाना, उठाना या बढ़ाना, फर्क है। जैसे सूरज उगता है, ना कि उसको उगाते हैं हम। सूरज उगता है तो सनराइज होता है। किसी ने आपसे सवाल पूछा और आपसे बोला कि जिसको आंसर पता हाथ उठाओ, तो हाथ उठाओ,
हाथ उठाने की बात हो रही है, उठने की नहीं, उठाने की। तो क्या बोलेंगे, रेज योर हैंड, ना कि राइज योर हैंड। धुआं अपने आप उठता है, कोई उठाता है उसको, अपने आप उठता है। तो धुआं क्या करेगा, राइज करेगा, रेज करेगा, धुआं राइज करेगा। अगर आप क्लास के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हो, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, तो आप प्रश्न खड़े कर रहे हो, आप सवाल उठा रहे हो, है ना, तो क्या बोलोगे, यू आर रेजिंग मैनी क्वेश्चंस, यू आर रेजिंग मैनी क्वेश्चंस। दोनों में फर्क है। राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड। राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोज, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन, राइज रोज राइजन। और मेरे भाई जो रेज है, रेज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रेज, रेज्ड, सेकंड फॉर्म होता है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रेज्ड। क्या लिखा है, रॉबिन पॉज, रॉबिन ने देखा एज द स्मोक, यहाँ पर धुएं की बात हो रही है। तो धुआं बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि धुआं के साथ दोनों में से क्या लगाओगे, राइज या रेज, तो आपको कैसे, राइज, क्योंकि धुआं उठता है, धुआं उठाता नहीं है, धुआं उठता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर रोज वाला दे रखा है, ये आंसर आ जाएगा, खत्म, खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि हंग का मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है हैंग, हैंग का मतलब टांगना भी होता है, और हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है, हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है। अगर हैंग का मतलब टांगना है, तो हैंग की सेकंड फॉर्म क्या बनती है, हंग, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, हंग। अगर हैंग का मतलब फांसी देना है, तो सेकंड फॉर्म क्या बनती है, हैंग्ड। फर्क है भाई, ध्यान रखना। और हैंग्ड, जज साहब क्या बोलते हैं, ही विल बी हैंग्ड टिल डेथ, ही विल बी हैंग्ड, क्योंकि फांसी देने की बात हो रही है। तो हंग तो नहीं आएगा, क्योंकि हंग का मतलब तो क्या हो गया, टांगा। तो धुआं, धुआं टंगेगा नहीं या टांगेगा नहीं, धुआं उठेगा, धुआं उठेगा चिमनी से, धुआं चिमनी से उठेगा, उठने की बात हो रही है। इसलिए राइज की सेकंड फॉर्म रोज। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है, छोड़ना होता है, वेंट मतलब जाना, तो रोज आ गया यहाँ पर। ठीक है, मयंक डैश ओवरनाइट फॉर द लास्ट 2 वीक्स, सिंस 4 के साथ में टाइम आ गया, मतलब परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। इतना आपको ज्ञान होगा, सीजल की तैयारी कर रहे हो। सिंस 4 के साथ में टाइम आ रहा है, सिंस 4 के साथ में टाइम आ रहा है। जब सिंस या 4 के साथ में हम टाइम लगा देते हैं, तो परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, परफेक्ट टेंस की। और परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज हैव के साथ में, बीन के साथ में, वी1 के साथ में आईएनजी होता है, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, या फिर अगर पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट बोल रहा हूं मैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है भाई, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो हैड के साथ में आता है बीन, और बीन के साथ आता है वी1, वी1 के साथ आता है आपका आईएनजी। ठीक है, और अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो विल हैव या शैल हैव, विल शैल के साथ में आता है हैव, के साथ में बीन, के साथ में वी1, के साथ में आईएनजी। ठीक है, इज वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि इज एम आर तो है ही नहीं, यहाँ पर कहीं पर देख लो, इज बीइंग वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि इज एम आर कहीं है नहीं। हैज बीन वर्किंग हो सकता है, हैज अब के साथ, बीन के साथ वी1 आईएनजी। वॉज वर्किंग भी कहीं नहीं है, तो यही इसका आंसर है, खत्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए ना, कि मयंक 2 हफ्ते से ओवर टाइम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। ठीक है, यू यूज, तुम यूज करते हो एन डैश टू स्टीयर अ बोट। स्टीयर का मतलब क्या होता है, स्टीयर का मतलब होता है दिशा मोड़ना। जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील होती है ना, स्टीयरिंग व्हील क्या करती है, स्टीयर करती है गाड़ी को, यानी कि दिशा मोड़ती है। ठीक है, तो बोट की दिशा को मोड़ने के लिए तुम यूज करते हो आर। आर तो एक हेल्पिंग वर्ब है, और का मतलब या होता है, एक बच्चा और, एक बच्चा और। इस और का मतलब होता है पतवार। पतवार जानते हो ना, नाव चलाने के लिए जो नाविक के हाथ में वो डंडा जैसा होता है, उसको पतवार कहते हैं। तो आंसर पता लग गया, ये होगा। इस और का मतलब क्या होता है, इस और का मतलब होता है जमीन के नीचे से जो रॉ मटेरियल निकलता है, जिससे खनिज प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं ओर। जैसे आयरन ओर है ना, आयरन ओर का मतलब कच्चा लोहा जो निकलता है, उसको बोलते हैं आयरन ओर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओर। क्या हो जाएगा, ओर। आगे बढ़े, अरुणिमा डैश अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। यहां पर आपको दे रखे हैं कुछ फ्रेजेस। ठीक है भाई, गेट ऑन का मतलब मैंने आपको बताया था, टू बी गेटिंग ओल्ड, है ना। गेट ऑन का मतलब क्या होता है, टू बी गेटिंग ओल्ड, टू बी गेटिंग ओल्ड। बूढ़े होने को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, बूढ़े होने को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं गेट ऑन। क्या यूज करते हैं, गेट ऑन यूज करते हैं, हाँ कि ना। या फिर प्रोग्रेस जब करते हैं लाइफ में, तो प्रोग्रेस करने, ये पिछले भी क्लास में भी आया था शायद, ये है ना, टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, गेट ऑन। क्या लगाते हैं, गेट ऑन। ठीक है, उसके बाद है आपका गेट। गेट आफ्टर का क्या मतलब होता है, गेट आफ्टर का क्या मतलब होता है, गेट आफ्टर का मतलब होता है किसी को अटैक करना, किसी को डांटना, है ना। टू अटैक, टू अटैक या फिर स्कोल्ड, इस वाली टर्म में जाता है आपका।
मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा ना, इसी सीरीज के अंदर, क्योंकि आप देख रहे हो कि फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा इसी सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए एक क्लास जो है ना वो लेकर आऊंगा, थोड़ी सी लंबी क्लास 2 से 2.5 घंटे की, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके 200 या 250 फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर मुझे दिखे कि हाँ सर फ्रेजल वर्ब करा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर मुझे दिखे तो मैं जो है फ्रेजल वर्ब आपको इंपॉर्टेंट जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में, हाँ कि ना? गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? टू लीव अ प्लेस। गेट अलोंग का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, टू लीव अ प्लेस। अब 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, क्या तीनों में से कोई आंसर आपको लग रहा है? क्या तीनों में से कोई आंसर आपको लग रहा है अभी तक? अरुणिमा डैश अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। अरुणिमा अपने वेकेशन टाइम पे बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ाती है या प्रोग्रेस करती है। अरुणिमा अपने वेकेशन टाइम पे एक जगह को छोड़ देती है, या अरुणिमा अपने वेकेशन टाइम पे अटैक करती है, किसी को स्कोल्ड करती है, नहीं। तो यानी कि 3 तो इसका आंसर नहीं है, इतना मुझे पता है, तो एक इसका आंसर है गेट अबाउट। अब सवाल यह है कि गेट अबाउट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गेट अबाउट का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कह लो, या पीपल टू पीपल कह लो, या तो प्लेस टू प्लेस या पीपल टू पीपल। मतलब या तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, या लोगों के पास, या कुछ लोगों के पास से दूसरी जगह पर जाना, ऐसे होता है। तो अरुणिमा अपने वेकेशन पे क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे घूमती रहती है। तो क्या आ जाएगा? गेट अबाउट। क्या आ जाएगा भाई? गेट अबाउट। याद कर लेना सारे के सारे। थ्रू प्रदीप दो प्रदीप डैश फॉर जमैका ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। देखो यहां पर अब आपको ना दोबारा से फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका फ्रेजल वर्ब क्या होता है। सेट आउट का फ्रेजल वर्ब क्या होता है, सेटअप का क्या होता है, सेट अबाउट का क्या होता है, सेट असाइड का क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा कि फ्रेजल वर्ब के ऊपर बार बार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो फ्रेजल वर्ब आपको जो है ना याद होने चाहिए। ठीक है, बस रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में क्या टाइम हो रहा है? 6:15। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा। चलो, दो प्रदीप डैश। अब पहले तो आपको सारे के सारे फ्रेज के भी मीनिंग जो वो पता होनी चाहिए। सेटअप का मतलब तो सिंपल है। सेटअप का मतलब क्या होता है? जैसे कि आई हैव सेटअप अ बिजनेस, आई हैव सेटअप अ बिजनेस। तो सेटअप का मतलब क्या होता है? कोई चीज शुरू करना, किसी चीज की शुरुआत करना, है ना? किसी चीज को क्या करना? बिल्ड करना। समझ आ रहा है? किसी चीज को क्रिएट करना, स्टार्ट करना। क्रिएट या स्टार्ट कह सकते हो, क्रिएट या किसी चीज को स्टार्ट करना। जैसे कि मैंने बिजनेस सेटअप किया है, मैंने एक दुकान सेटअप किया है, मैंने ये सेटअप किया है, मैंने वो सेटअप किया है। तो सेटअप का तो ये मतलब होता है। समझ में आ रहा है? सेट आउट का मतलब क्या होता है? सेट आउट का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट, टू स्टार्ट एन एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर एम। सेट आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, टू स्टार्ट एन एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर एम, विद अ पर्टिकुलर एम। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एम को लेके आप कोई काम स्टार्ट करते हो ना, तो उसके लिए यूज करते हैं सेट आउट। क्या यूज करते हैं? सेट आउट। सेट आउट मतलब क्या होता है? शुरू करना। मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम शुरू करना किसी पर्टिकुलर एम को लेकर, तो उसको हम बोलते हैं सेट आउट। क्या बोलते हैं? सेट आउट। क्या बोलते हैं भाई? सेट आउट। ठीक है, आ रहा है समझ में? सेट अबाउट का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। कुछ भी करना अगर आप शुरू कर दिए हो तो उसको बोलते हैं सेट अबाउट। क्या बोलते हैं? सेट अबाउट। इसका एक सेंस कहीं ना कहीं अटैक में भी जाता है, अटैक वाला सेंस भी जाता है इसका। ठीक है, और सेट असाइड का मतलब क्या होता है? टू सेव मनी या टाइम एटसेट्रा, कुछ भी, या फूड, कुछ भी, फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या डिफिकल्ट फॉर अ डिफिकल्ट टाइम हो सकता है, फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? फॉर अ डिफिकल्ट टाइम, या फिर पर्टिकुलर टाइम, या फिर पर्टिकुलर टाइम। अगर हिंदी में देखोगे तो क्या बोलते हैं? बचा के रखना। क्या बोलते हैं? बचा के रखना, बचा के रखना। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि भाई थोड़े से पैसे साइड कर दो, बचा के रख दो, बाद में काम आएगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे या किसी डिफिकल्ट टाइम पे क्या होगा? काम आएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेट असाइड। दो प्रदीप डैश फॉर जमैका। अब इसका आंसर तो बताओ जरा, 26 का आंसर क्या होगा? प्रदीप जो था डैश किया जमैका के लिए, ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया। मतलब जमैका के लिए डैश किया लेकिन नाइजीरिया पहुंच गया। यानी कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बात क्या यहाँ पर कुछ साइड में रखने की या बचाने की बात हो रही है? नहीं। क्या यहाँ पर कुछ करने की बात हो रही है? स्टार्ट करने की कुछ बात हो रही है, या अटैक करने की बात हो रही है? नहीं। क्या यहाँ पर किसी चीज को सेटअप करने की बात हो रही है? नहीं। यहाँ पर बात हो रही है टू स्टार्ट एन एक्टिविटी। उसने एक एक्टिविटी स्टार्ट करी थी जाने की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेट आउट। क्या हो जाएगा? सेट आउट। ठीक है,
तो दो प्रदीप सेट आउट, दो प्रदीप सेट आउट फॉर जमैका मतलब निकला था, सेट आउट का मतलब निकलना, स्टार्ट करना, मतलब निकला था वो जमैका के लिए, जमैका जाने के लिए। ही लैंडेड इन नाइजीरिया, लेकिन कहां पर पहुंच गया? नाइजीरिया। कहां पर पहुंच गया? नाइजीरिया पहुंच गया भाई, ठीक है। द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम बट नाउ इट इज क्या? फ्लाइंग हाई, ये एक इडियम होता है। फ्लाई हाई का क्या मतलब होता है? फ्लाई हाई का मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम सक्सेसफुल, सिंपल, इसका आंसर है। फ्लाई हाई का मतलब सक्सेसफुल होना, कामयाब होना। दे न्यू, वो जानते थे दैट द स्टॉक ऑफ द फूड वाज गेटिंग रिड्यूस्ड, कि जो स्टॉक है वो रिड्यूस किया जा रहा था। एंड द फंड डैश फॉर, और जो फंड डैश किया गया था, तो फंड क्या किया जाता है? फंड अलॉट किया जाता है, फंड को अलॉट किया जाता है ना, फंड को आवंटित किया जाता है, अलॉट किया जाता है। सुना होगा आपने फंड अलॉटमेंट, फंड को अलॉट किया जाता है, फंड को आवंटित किया जाता है। बीइंग कर्टियस, कर्टियस का मतलब क्या होता है? सभ्य। कर्टियस का मतलब क्या होता है? सभ्य। बीइंग कर्टियस डैश कॉस्ट यू नथिंग, मतलब सभ्य होना तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, मतलब सभ्य होने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। बीइंग कर्टियस कॉस्ट यू नथिंग, तो यहां पर अ क्यों आएगा भाई? अ तो आता है, अ तो आर्टिकल है, ए भी आर्टिकल है, द भी आर्टिकल है, नाउन से पहले आता है, ये तो वर्ब है। वर्ब से पहले नो आर्टिकल। क्या वर्ब से पहले कभी आर्टिकल देखा आपने? क्या वर्ब से पहले आर्टिकल देखा है आपने कोई? नहीं देखा ना, तो यहां पर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। बीइंग कर्टियस कॉस्ट यू नथिंग, आर्टिकल आता है आपका किससे पहले? आर्टिकल आता है आपका नाउन से पहले। किससे पहले आता है? नाउन से पहले, ठीक है भाई, समझ में आया? हाँ कि ना? इतने ही क्वेश्चन है आज की क्लास में भाई, ठीक है। और आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई तो मैंने क्या बताया कि आप एक प्यारा सा कमेंट करके जाना कि क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए जाना। और जो कमेंट करोगे आप उसके साथ में ये भी लिख देना कि हाँ सर फ्रेजल वर्ब हमें चाहिए, तो मैं इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है 200-250 उसको एक ही क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में भाई, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें, बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दें। तब तक के लिए सभी को भाई मेरी तरफ से गुड नाइट और जय हिंद।